तो क्लास अब रिकॉर्डिंग मोड में है। यहाँ से हमारा पहला क्लास है और आज हम लोग परहा व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझेंगे कि परहा व्यवस्था है क्या। तो परहा व्यवस्था को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनजातीय जीवन को समझा जाए। आप सभी जानते हैं कि जनजातीय प्राचीन समय से जंगलों में निवास करते आए हैं और जंगलों में रहने के कारण उनकी एक अलग प्रशासनिक पहचान है, ये उनकी एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था रही है। यही प्रशासनिक व्यवस्था परहा पंचायत के नाम से जानी जाती है। इसमें हम पाते हैं कि परहा का जो मूल होता है वो ग्रामीणों के खुदकट्टी अधिकार से संबंधित। अब खुदकट्टी अधिकार क्या होता है? जब आदिवासी बाहर से माइग्रेंट होकर के यहाँ जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किए, तब इस क्षेत्र में आने के पश्चात उन्होंने जंगलों को साफ किया और जंगलों को साफ करने के बाद उस पर वे कृषि कार्य करने लगे। तो जनजाति भूमि पर माने जब उनका अधिकार हुआ तो इसको हम लोग खुदकट्टी अधिकार कहते हैं और जो उसका अधिकारी होता था उसको खुदकट्टीदार कहा जाता था। तो जनजातियों ने जो जमीन पर अपनी मालिकाना हक स्थापित किया जंगलों को साफ करने के पश्चात, उसके बाद वो उसके खुदकट्टीदार हो गए और इन खुदकट्टीदारों द्वारा वहां पर अपना टोला बसाया, टोला से फिर समाज बसाया और समाज को बसाने के बाद पूरी तरह से एक समुदाय, एक गांव के रूप धारण कर लिया, है ना। यानी ये धीरे धीरे विकसित होता चला गया। इसी कड़ी में इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी कोई समाज है, मान लो कोई परिवार है, तो परिवार में आपस में कुछ टकराव हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, तो परिवार के सदस्य आपस में जो भी उनकी ये होती है, आपसी मतभेद होते हैं, उसको कौन दूर करता है? तो घर का बड़ा जो मुखिया होता है वही उसके प्राइमरी जो उसकी समाधान है वो उनको बताता है ना। तो इसी स्तर पर जनजातियों के द्वारा जब देखा गया कि जब जनजातीय लोगों ने खुदकट्टी अधिकार प्राप्त किया और आपस में मिलकर रहने लगे, तो उनके बीच में सबसे पहला स्टेज आया कि जब आपसी विवाद हुए, उन विवादों को कौन सुलझाएगा? तो इन विवादों को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो वहाँ गांव का सबसे बड़ा मुखिया होता था या जो सबसे बड़ा प्रधान होता था, उसको गांव के यानी आसपास के टोलों की, टोला समझ लीजिए, छोटा सा टोला हो गया, उस टोले की पंचायत का प्रमुख जो होता था वो टोला पंचायत का कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता था, जो उस टोले की समस्याओं, चाहे कि वो किसी भी प्रकार की झगड़े, लड़ाई या किसी प्रकार के विवाद हो, तो उनको निपटाने का काम वो करता था। यानी ये टोले लेवल पर जो पंचायत की व्यवस्था की गई थी उसको हम लोग कहते थे टोला पंचायत। ठीक है। अब टोले स्तर से थोड़ा ऊपर चले जाए तो टोले स्तर से थोड़ा ऊपर में हमारा गांव होता है। तो ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत होती थी उसको हम लोग कहते थे हातू पंचायत। हातू पंचायत की क्या विशेषता थी कि ये पूरे हातू यानी जितना भी गांव है, पूरे गांव की जो भी लड़ाई हो, जो भी झगड़े हो, जो भी अपराध हो, इन सब की सुनवाई करता था। और गांव में किसी प्रकार का विभाजन, बंटवारा या किसी तरह की समस्या आने पर, जैसे विवाह, भूत प्रेत, तलाक, अपहरण या किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो उभरती थी गांव में होने वाली, उसको निपटारा करने का जो प्रमुख होता था वो मुंडा कहलाता था और वही इस हातू पंचायत का प्रमुख होता था। वो व्यक्ति को उसके ये अपराध के आधार पर उसको दंड दिया करता था। तो इस तरह से सेकेंडरी स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर तो हमने देखा टोला पंचायत हुआ, और सेकेंडरी स्तर पर जो पंचायत होती थी उसको हम लोग कहते थे हातू पंचायत, और मुंडा जो होते थे वो उसके प्रधान होते थे और मुंडा के माध्यम से यह ग्राम का पंचायत को संपादित किया जाता था। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पदाधिकारी होते थे जो कि मुंडा का मदद करते थे। वो पदाधिकारियों का अलग अलग नाम होता था, अलग अलग जातियों में ये अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे पहाड़िया जनजाति में मांझी कहलाता था, उरांव और मुंडा जनजाति में यह मुंडा या महतो कहलाता था, खड़िया जनजाति में यह देहरी कहलाता था। इस प्रकार से हातू पंचायत में अलग अलग नामों से ये जाना जाता था। इसके अधीन जो कर्मचारी या पदाधिकारी होते थे वो है संथाल जनजाति में पारणिक करके एक पोस्ट होता था, या जोग मांझी या जोग पारणिक। ठीक है। तथा गढ़ोत नामक एक पदाधिकारी होता था।
तो इस तरह से कुछ जनजातीय अधिकारी होते थे जो गांव के प्रधान या मुंडा को मदद करते थे गांव से संबंधित विवादों को सुलझाने में। अब हम आते हैं कि गांव से बाहर निकले, उसकी परिधि और बड़ी हो गई, कई गांव का समूह हो गया। ठीक है, जब वो जो पंचायत हो गई वो 3, 5, 7 या उससे भी अधिक 12 या 21 इतनी बड़ी पंचायत होती थी, उस पंचायत को एक परहा माना जाता था। यानी उसके प्रशासन के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि प्राइमरी स्टेज पर जब हम न्याय के संपादन के लिए सेशंस कोर्ट या जिला कोर्ट में जाते हैं, जब जिला कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होती है तब उससे ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट, जो हमारे राज्य में एक होता है, और जब राज्य के हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होती है तब हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली में अवस्थित है। उसी तरह से जनजातियों में एक क्रम होता था, सबसे नीचे होता था टोला पंचायत, जो कि स्थानीय स्तर पर होता था। उसके बाद ग्रामीण स्तर पर हाथू पंचायत, और हाथू पंचायत से ऊपर कई गांव, उसमें 3, 5, 7, 12, 21, कभी कभी तो 84 गांव भी उसके अधीन आते थे। तो इन सभी गांवों को मिलाकर एक परहा बनाया जाता था, और ये जो परहा होता था वो काफी विशाल होता था, और इसके प्रधान को परहा राजा या परहा राजा के नाम से ही संबोधन किया जाता था। ये परहा राजा का जो अधिकार था, उस पूरे गांव क्षेत्र में होने वाली जो भी घटनाएं हैं या गांव के पूरे समस्त उसके परहा, परहा का मतलब हो गया गांव का समूह, इन पूरे गांव के समूह में घटित होने वाले किसी भी विवादों का अंतिम निपटारा परहा पंचायत के माध्यम से किया जाता था। और परहा राजा के अधीन कई अनेक पदाधिकारी होते थे, जैसे कि परहा मुंडा, महतो, इन सब पदों की व्यवस्था होती थी। ये लोग गांव में आपसी सभी गांव में कोऑर्डिनेशन बनाते थे, उनके शासन प्रशासन, उनकी जरूरत की सामग्री जैसे मेला लगाना या फिर उनकी आवश्यकताओं की चीजों का निर्माण या उसकी व्यवस्था करना, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना, इस तरह के कार्यों को वो संचालित करते थे। तो इस तरह से इसकी जो परिधि थी वो काफी बड़ी थी। व्यापक स्तर पर इसके शासन व्यवस्था को परहा राजा नियंत्रित करता था, उसके लिए उसके अधीन कई अधिकारी भी होते थे जो उसके सहयोग से वह इस कार्यों को संचालित, क्योंकि इसका दायरा बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि उसके दायित्व तो बढ़ जाएंगे, और दायित्व बढ़ेंगे तो उसको अधिकारियों की भी जरूरत है, बहुत सारे कर्मचारी भी होते थे उसका। तो यही है मूल रूप से परहा शासन व्यवस्था, जो विभिन्न जातियों में अलग अलग नामों से देखी जा सकती है। सबसे निम्न स्तर पर हम देखते हैं वो होता है आपका ग्रामीण पंचायत, सॉरी टोला पंचायत, जो टोले लेवल पे होता है। और टोला पंचायत के पश्चात उस पंचायत का जो लेवल है वो बढ़ता है, उसकी परिधि बढ़ती है, और वो हो जाता है आपका कई टोलाओं को मिलाकर एक गांव बनता है। उस गांव के पंचायत को हम लोग हाथू पंचायत कहते हैं, मुंडा या फिर अन्य नामों से वो जाना जाता है हाथू पंचायत का प्रमुख। और कई पंचायतों, कई गांवों को मिलाकर इसकी संख्या 2, 3, 5, 7, 12, 21, 84 तक बताई गई है, यानी 84 गांवों को मिलाकर एक परहा बनता है, जिसका प्रमुख होता है परहा राजा, जो कि उस क्षेत्र में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए और विवादों का अंतिम निपटारा करने का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो इस तरह से ये जो हमारे अभी वर्तमान समय में जो हमारे न्याय व्यवस्था से मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिला लेवल पे जब अपने न्याय का संपादन नहीं हो पाता है तो हम हाई कोर्ट राज्य स्तर पर जाते हैं, और राज्य लेवल पे हाई कोर्ट में जब हमारे विवादों का निपटारा नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं कि अंतिम जो सुनवाई होती है वो परहा राजा के पास होती है। पहले विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है, अगर टोला पंचायत का जो भी बूढ़ा बुजुर्ग या जो भी प्रधान होता है वो उसको सुलझा दे तो वो मैटर आगे नहीं जाता है, लेकिन अगर उस मैटर को वो नहीं सुलझा पाता है तो वह मैटर जाता है उसके ऊपर, यानी हाथू पंचायत के अधीन। और जब हाथू पंचायत भी इस मैटर को नहीं सुलझा पाता है तो ये मैटर चला जाता है आपका फाइनली परहा पंचायत के पास। तो आप लोगों का इससे कोई संबंधित सवाल है तो कुछ पूछ सकते हैं, इस विषय से संबंधित कोई कुछ पूछना चाहते हैं? किसी का कोई प्रश्न?